अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि हमारा इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बेसिकली ये सेंटर हेडिंग ही है एक हमारी। ठीक है, और इस पे हम काफ़ी बात करने वाले हैं अच्छे से। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमने ये ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमारी दुनिया बदलने वाला है। ठीक है, दुनिया कैसे बदलने वाला है बात करेंगे। याद करो, मोल कंसेप्ट में अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री करने के लिए हमने देखा था उसमें कैसे करते थे, जो भी हमारा गिवन होता था गिवन अमाउंट को मोल्स में कन्वर्ट करते थे, और फिर हम रेशियो लगा के पहले बैलेंस करते थे, फिर रेशियो लगा के क्या निकालते थे, रिक्वायर्ड जो भी चीज़ होती थी उसके मोल्स निकालते थे, फिर उसे जिस भी फॉर्म में रिक्वायर्ड अमाउंट जिस भी फॉर्म में पूछा गया होता था उसमें कन्वर्ट करते थे। याद है? अब यहाँ भी जैसे वहाँ मोल होता था, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे मोल के टर्म्स में सॉल्व करते थे, मोल से मोल्स निकालते थे। यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, हम करेंगे इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली जो टर्म है वो है ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, और दूसरा नाम है उसका सिंपली इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास इसको हम डिनोट कर देते हैं, ई से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो याद करो, इक्विवेलेंट मास जैसे मोलर मास होता था। ठीक है, इक्विवेलेंट मास जैसे मोलर मास होता था, हमारा मोलर मास क्या होता था, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस हमारा मोलर मास होता था। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट मास का मतलब है, लिखो। ठीक है, ये अलग अलग कुछ बातें इक्विवेलेंट कंसेप्ट के लिए कुछ हमें टर्म सीखनी है, वो लिखो। फॉर ए सब्सटेंस इक्विवेलेंट मास या फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इट इज द मास ऑफ वन ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास को हम इक्विवेलेंट मास कह देते हैं, ऐसी ग्राम इक्विवेलेंट को हम इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं सिंपली, और इक्विवेलेंट which can be determined as following। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट मास को हम ई से डिनोट कर सकते हैं, और ये क्या है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि क्या होता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइड बाय एक नंबर जिसको हम बोलते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है बात करेंगे, इस पे परेशान मत हो, अच्छे से बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो जैसे कि मोलर मास, हमारा मोलर मास की यूनिट अगर याद हो, मोलर मास की यूनिट क्या होती थी, ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास की यूनिट क्या होती थी, ग्राम पर मोल होती थी, और मोलर मास होता क्या था, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो सही है मम्मी का। ठीक है, सिमरन माइक बंद करो। तो जैसे मोलर मास की यूनिट होती थी हमारे पास क्या, ग्राम पर मोल। ठीक है, याद है, वैसे ही हमारे मोलर मास क्या होता था, याद करो, मोलर मास होता था मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, और ग्राम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट मास, ऐसे समझो, ग्राम इक्विवेलेंट मास तो इसका क्या है, स्कूल का नाम है, और इक्विवेलेंट मास इसका घर का नाम है, मम्मी बुलाती है प्यार से इसको इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास इसका बड़ा बड़ा नाम है, इसका घर स्कूल का। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास इसका घर का नाम है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास क्या है बेसिकली, जैसे मोलर मास था मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मास ऑफ वन इक्विवेलेंट। ठीक है, या वन ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, मास ऑफ वन इक्विवेलेंट, आसान भाषा में समझो कि मास ऑफ वन इक्विवेलेंट क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट मास होगा, जिसको ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मोलर मास जो कि एक मोल का मास था उसको हमने किस में लिखा, ग्राम पर मोल में। इक्विवेलेंट मास जो कि एक इक्विवेलेंट मास, एक इक्विवेलेंट का मास है, उसको हम किस में लिखेंगे, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, एक इक्विवेलेंट का मास है ना, तो इसीलिए क्या लिखा, ग्राम पर इक्विवेलेंट। एक मोल का मास था मोलर मास, तो इसको क्या लिखा, ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट आई। ठीक है, तो यूनिट को थोड़ा समझो भी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एन फैक्टर की यूनिट निकालेंगे तो हमारी एन फैक्टर की यूनिट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। एन फैक्टर की यूनिट क्या होगी,
इक्विवेलेंट पर मोल। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है इक्विवेलेंट पर मोल। ठीक है, तो कुछ कुछ समझो, जैसे कि एवोगैड्रो नंबर ध्यान है, जैसे कि एवोगैड्रो नंबर ध्यान है। एवोगैड्रो नंबर जो Na था, ये क्या था, बेसिकली हमारी एक नंबर था जो कि हमारा कन्वर्ट कर देता था मोल्स को यूनिट, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, और नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स को मोल्स में। याद है, यही करता था एवोगैड्रो नंबर, हमारे मोल्स को नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता था और नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल को मोल्स में कन्वर्ट कर देता था। वैसे ही एन फैक्टर भी एक नंबर है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एन फैक्टर भी हमारा एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, मोल्स को इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर देगा और इक्विवेलेंट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, मोल्स में कन्वर्ट कर देगा। कुछ कुछ समझ आ रहा है, मोल्स को, और इसकी यूनिट भी क्या है, देखो इक्विवेलेंट पर मोल है। तो बेसिकली ये मोल्स को इक्विवेलेंट्स में और इक्विवेलेंट्स को मोल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा ये नंबर, और इस नंबर को क्या कहेंगे, एन फैक्टर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के सिमिलर है, सेम नहीं है। ठीक है, तो समझ आया, ग्राम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट मास हम कह सकते हैं और किसी भी सब्सटेंस के लिए मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे कि ग्राम इक्विवेलेंट इसका वही स्कूल का नाम हो गया। ठीक है, और इक्विवेलेंट इसका घर का नाम हो गया। अगली हेडिंग यही है कि इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट को हमने क्या कह दिया, इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट मास कह दिया, जो कि हमने मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर निकाल लिया। एन फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो कि सिमिलर टू एवोगैड्रो नंबर है। जैसे एवोगैड्रो नंबर मोल्स को यूनिट पार्टिकल में और यूनिट पार्टिकल को मोल्स में कन्वर्ट करने के काम आता था, वैसे ही एन फैक्टर ये कोई ऐसा फैक्टर है जो इक्विवेलेंट को मोल्स में और मोल्स को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के काम आएगा। बोलो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास कुछ कुछ मोलर मास की तरह, ये भी मैंने बता दी। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या आप इसको पूरा लिख दो और, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह सकते हो, कह सकते हो नंबर ऑफ और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक ही बात है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो चाहे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है, बेसिकली है कैसा, इक्विवेलेंट जो है हमारा कुछ कुछ किसकी तरह है, मोल की तरह है। जैसे हमें पता है कि एक मोल में हमारे कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हमारे कैसे क्या कर सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो ग्रुप होता है वो क्या मिलके क्या बनाता है, एक मोल बनाता है। 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट पार्टिकल का जो ग्रुप होता है वो मिलके क्या एक मोल बनाता है, या फिर एक मोल में हमारे एवोगैड्रो Na यूनिट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो मोल भी मोल की तरह ही हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है या ग्राम इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, तो लिखो इस बात को लिखो कि इक्विवेलेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट्स आर सिमिलर टू मोल्स। सिमिलर कह रहा हूं, सेम नहीं कह रहा हूं, सिमिलर टू मोल्स, बट इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। सिमिलर टू मोल्स है पर इसकी वैल्यू कैसी है, फिक्स नहीं है। मतलब समझो इसे। ठीक है, क्या समझना है, ये समझना है कि हमें पता है कि अगर मैं एक मोल बोल दूं, ठीक है, एक मोल बोल दूं, हमें पता है कि सिंस एक मोल में कितने एवोगैड्रो ही यूनिट पार्टिकल होते हैं, Na ही यूनिट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बट अगर मैं एक इक्विवेलेंट बोल दूं तो इसमें जरूरी नहीं Na ही यूनिट पार्टिकल हो सकता है Na यूनिट पार्टिकल हो। ठीक है, हो सकता है 2Na यूनिट पार्टिकल्स हो। ठीक है, हो सकता है Na/10 यूनिट पार्टिकल्स हो। ठीक है, जरूरी नहीं यही तीन पॉसिबल है, और कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा, वो हमें सब्सटेंस देख के पता चलेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट्स आर सिमिलर टू मोल, पर उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। एक मोल में हमें पता था एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल है, लेकिन
एक इक्विवेलेंट में हमारे कितने भी यूनिट पार्टिकल हो सकता है एवोगैड्रो हो सकता है 2Na हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, Na/3 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो क्या क्या कुछ कुछ बात समझ आई, बताओ। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि इक्विवेलेंट हम निकालेंगे कैसे, जब फिक्स नहीं है तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा अलग अलग जगह, तो अलग अलग जगह इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट को हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास से ही निकालेंगे, चिंता मत करो। तो लिखो अगला पॉइंट। ठीक है, तो सिंस इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस में कितने इक्विवेलेंट्स होते हैं, मास ऑफ वन इक्विवेलेंट को ही तो इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो इक्विवेलेंट मास है अगर किसी सब्सटेंस का, तो उसमें कितने इक्विवेलेंट होंगे, एक ही इक्विवेलेंट होगा या एक ही ग्राम इक्विवेलेंट होगा, कंटेन्स वन इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। इसमें कोई नई बात तो नहीं लिख दी मैंने। ठीक है, इसी बात को अगर अलग तरीके से बोलूं, तो अगर मैं बोलूं कि इक्विवेलेंट मास सपोज ई है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास अगर ई है तो, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ई है, तो ई का ई इक्विवेलेंट मास का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट मास का ई मतलब, ई का क्या मतलब है, तो ई का मतलब है कि एक इक्विवेलेंट का मास कितना है, ई है उस सब्सटेंस के लिए। अगर किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास ई है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस सब्सटेंस के लिए एक इक्विवेलेंट का मास कितना है, ई है। बोलो बोलो। सब्सटेंस पे डिपेंड करता है पहली बात तो इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट मास चाहे इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बोलूं कि इक्विवेलेंट मास क्या है, ई है, तो यानी कि मास ऑफ वन इक्विवेलेंट कितना है, ई है, यानी कि एक इक्विवेलेंट का मास कितना होगा, ई ग्राम होगा। ठीक है, ई ग्राम पर इक्विवेलेंट, अगर आप यूनिट देखो इक्विवेलेंट मास क्या है, ग्राम पर इक्विवेलेंट, मतलब ई ग्राम कितने में है, एक इक्विवेलेंट, यानी कि एक इक्विवेलेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मास कितना है, ई ग्राम है। यूनिट से भी देख सकते हो, अलग अलग किसी भी तरीके से देख सकते हो, आपको बात यही निकलेगी। तो बात यही निकली, बात यही निकली, तो मैं इस सब्सटेंस का कितने भी मास में, कितना भी मास में मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, एक बहुत ही मुश्किल से मेथड से, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। अगर ई ग्राम में एक इक्विवेलेंट, तो डब्ल्यू ग्राम में कितने इक्विवेलेंट, डब्ल्यू ग्राम में कितने इक्विवेलेंट, मतलब 1/e इंटू डब्ल्यू, यानी कि सिंपली W/E, यानी कि सिंपली मास ऑफ जितना सब्सटेंस है अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास से क्या मैं इक्विवेलेंट्स का नंबर निकाल सकता हूँ, मेरे को ये बात बताओ। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस से क्या मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, यूनिटरी मेथड से अभी बताया। तो सो जो हमारे इक्विवेलेंट आ गए, क्या आ गए, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इसका प्रूफ भी हमने अभी कर लिया इस फॉर्मूले का। ठीक है, और मास आपको किस में रखना है, ग्राम में रखना है। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास किस में होता है हमारा, ग्राम पर इक्विवेलेंट में होता है, तभी हमारा इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, और, ठीक है, तो और आप ऐसे ही लिख सकते हो, इक्विवेलेंट मास अभी हमने पढ़ा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिख दो इक्विवेलेंट मास को, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई रोक थोड़ी रहा है हमें। ठीक है, तो इसी को लिख दो, मास ऑफ सब्सटेंस, ऊपर तो मास ऑफ सब्सटेंस ही है, ठीक है, जो कि हमारा ग्राम में है। अब इक्विवेलेंट मास को हम क्या लिख देंगे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, या मोलर मास अपॉन, अपॉन एन फैक्टर, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा क्या, एन फैक्टर। ठीक है, और दिख ही रहा है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास को, जिसके लिए थर्ड पे जा रहे हो इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख दोगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर।
अब देखो क्या बात समझ आई कि इक्विवेलेंट को अगर मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना है या मोल्स को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो एन फैक्टर का कैसे रोल है। अगर आपको मोल्स पता है और इक्विवेलेंट निकालने हैं तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे वो देख लेंगे, लेकिन अगर एन फैक्टर पता है किसी सब्सटेंस का तो क्या करोगे, आप मोल्स को इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बताओ ये तीनों फॉर्मूले क्या समझ आए हैं। पहला वाला यूनिटरी मेथड से निकाल लिया, उसके बाद हमने पुरानी बात इक्विवेलेंट मास जो पता था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर वो कर दिया और मास अपॉन मोलर मास को मोल्स लिख दिया। ठीक, तो ये जो हमने इक्विवेलेंट मास पढ़ा या ग्राम इक्विवेलेंट मास मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर होता है। और दूसरा हमने जो इक्विवेलेंट्स की तीन रिलेशन पढ़े, इसमें बेसिकली एक ही रिलेशन है, बाकी दो तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, बाकी दो तो हमने इसी से डिराइव करे हैं, तो एक ही रिलेशन है जिसको हमें ध्यान रखना है, बाकी दो में कन्वर्ट करना अपने को हालांकि आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक कंसंट्रेशन टर्म जिसके लिए भी मोल कंसेप्ट में भी हल्ला हुआ कि ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने का नंबर फाइनली आ चुका है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो नॉर्मेलिटी। अब पढ़ेंगे वाली कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी क्या है लिखो, सिंबल क्या है इसका, कैपिटल एन। ठीक है, सिमिलर टू मोलैरिटी है, मोलैरिटी को किससे लिखते थे, कैपिटल एम से लिखते थे। ठीक है, तो है तो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। पहला पॉइंट तो यही है, लिखते जाओ। इट इज ए कंसंट्रेशन टर्म मीन्स, अगर कंसंट्रेशन टर्म है तो किसके लिए डिफाइन होगी, इट इज डिफाइंड फॉर सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, और किस तरीके से डिफाइन है, जैसे मोलैरिटी याद है, मोलैरिटी याद है कैसे डिफाइन थी, मोलैरिटी कैसे डिफाइन थी, मोलैरिटी थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नहीं ध्यान, इतना पढ़ा हुआ पहले हमें याद होगा, इम्पॉसिबल, कैसे याद रहेगा। ठीक है, अरे सच बताओ, मजाक की बात नहीं, ध्यान है कि नहीं ध्यान। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी क्या थी याद करो, मोलैरिटी थी मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या यही थी, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे, तभी तो हमने निकाले थे कि उसका फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने बोला था याद रखना है, लेकिन डेफिनेशन मेन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन से फॉर्मूले पे पहुंचा जा सकता है, लेकिन वाइस वर्सा मुश्किल है। तो क्या थी हमारा फॉर्मूला तो था मोलैरिटी का मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वो बात तो हमें याद है, कंठस्थ है। लेकिन डेफिनेशन भी याद रखनी है कि मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या थी हमारी, मोलैरिटी थी। तो नॉर्मेलिटी भी कुछ कुछ इस तरीके से है, इट इज डिफाइंड एज, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मोल्स की जगह इक्विवेलेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पढ़ रहे हैं, तो क्या होगी नॉर्मेलिटी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, मोल्स की जगह क्या आ जाएगा, बस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स बोल लो, किसके, वही सोल्यूट के, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बात वही है। ठीक है, तो पुराना ध्यान है तो लगेगा ये बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो हम नॉर्मेलिटी का डेरिवेशन कर सकते हैं कैसे, यूनिटरी मेथड से। ठीक है, मैं अब यहाँ नहीं करा रहा हूँ, वहाँ हम मोलैरिटी का हम देख चुके हैं और बाकी अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म का भी हम कर चुके हैं, तो नॉर्मेलिटी का अब डेरिवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन है वैसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, डेफिनेशन से फॉर्मूला पे आना बहुत आसान है, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में रखना है, वही मोलैरिटी वाली बात। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट को तो आप क्या इक्विवेलेंट ही बोलोगे। ठीक है, इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी यूनिट है, या फिर आप सिंपली क्या बोल दोगे इसको, नॉर्मल। ठीक है, याद है जैसे मोलैरिटी की क्या थी, मोलर। ठीक है, या फिर सिंपली कैपिटल एम से डिनोट कर देते थे, ऐसी इसको भी क्या, जैसे वहां पे मोल पर लीटर थी मोलैरिटी की, या फिर क्या मोलर बोलते थे, या फिर कैपिटल एम से ही लगा देते, जैसे कि किसी की
सॉल्यूशन की मोलैरिटी थी 5 मोल पर लीटर, तो सिंपली क्या लिख देते 5 m, 5 कैपिटल M, तो 5 मोलर वो अंडरस्टूड था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट पर लीटर लिख सकते हैं, कैपिटल N लिख सकते हैं, या मोलर जैसे वहां लिखते थे ऐसे यहाँ पे नॉर्मल लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब हमने वहां पे करके देखा हुआ है। ठीक है, क्या लिख सकते हो कि नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएंगे किसके, सॉल्यूट के। ठीक है, जैसे वहां पे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाते थे। ठीक है, वहां पे भी मैंने ये बात बताई थी, क्या बात बताई थी कि अगर वॉल्यूम को लोगे लीटर में तो जो मोल्स आएंगे, मोल्स हमारे वॉल्यूम को लोगे लीटर में तो वहां पे हमारे क्या आएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे वॉल्यूम को लोगे लीटर में तो क्या आएंगे, इक्विवेलेंट आएंगे। और अगर वॉल्यूम को लोगे मिलीलीटर में तो वहां पे क्या आते थे, मिलीमोल्स आते थे, यहाँ पे क्या आएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे। ठीक है, वॉल्यूम को यहाँ वहां लीटर में लेते थे तो क्या आते थे, मोल्स आते थे। ठीक है, और वॉल्यूम को वहां मिलीलीटर में लेते थे तो क्या, मिली मोल्स आते थे। यहाँ पे लीटर में लोगे तो इक्विवेलेंट्स आएंगे, मिलीलीटर में लोगे तो मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे। बोलो। ठीक है, ठीक है, अब आ गया हमारा नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पर हम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं ऐसे, जो हमारा इक्विवेलेंट है, हमें पता है कि इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है हमारा मोल्स इनटू एन फैक्टर। हमने अभी देखा था मोल्स इनटू एन फैक्टर, ऊपर जो हमने 3 फॉर्मूले देखे थे उसमें देखा था कि इक्विवेलेंट हमारा क्या था, इक्विवेलेंट याद करो ये रहा ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास था, इसको ऐसे करके अल्टीमेटली मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख लिया था ना। ठीक है, तो वही लिख रहा हूँ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो अगर मैं इसे यहाँ भी डाल दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसी से हमारी सो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी थी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यानी कि मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को मैं वही लिख रहा हूँ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, किसके, सल्यूट के, यही बात थी, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही था। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। ठीक है, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और चलो इसको वैसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे बताओ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, क्या है मोलैरिटी नहीं हो गई, बताओ क्या है मोलैरिटी नहीं हो गई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोलैरिटी हो गई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी फॉर्मूला है, जो नॉर्मेलिटी है वो क्या है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये बात सबको ध्यान रहती है, लेकिन ऐसे नहीं ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखनी है कि नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, लेकिन ये एन फैक्टर किसका है, सल्यूट का। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी तो दोनों ही कंसंट्रेशन टर्म है जो कि डिफाइंड है सोल्यूशन के लिए, लेकिन एन फैक्टर हमारा सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। एन फैक्टर हमारा किसका है, सल्यूट का। आगे हम पढ़ेंगे एन फैक्टर सोल्यूशन के लिए डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो एन फैक्टर में किसका लेना, ऊपर से समझ आ रहा है एन फैक्टर सल्यूट का है, तो एन फैक्टर सल्यूट का है। बोलो। ठीक है, बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, ऑल्सो जैसे हम वहाँ भी रिवर्स पे करते थे, यहाँ पे हो सकता है उतनी ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन हम जब करते थे तो कर लेते हैं। अगर हमें पता है एक्स नॉर्मल हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है, अगर एक्स नॉर्मल सोल्यूशन है तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स इक्विवेलेंट है हमारे पास प्रेजेंट इन क्या, 1 लीटर सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितने हैं हमारे पास, एक्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1 लीटर है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं एक्स है, और बाकी जो भी हमें डेटा फिर गिवन होगा उससे हम बाकी चीज़ें
निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये बात पता है कि x नॉर्मल सोल्यूशन है तो हम ये बोल सकते हैं कि x इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। बोलो, ठीक है। तो हमें n फैक्टर वहां पे समझ ही नहीं सकते थे एन फैक्टर क्या है। यहाँ पे अब हम एन फैक्टर समझेंगे तो वहां पे इस नॉर्मेलिटी को पढ़ना सही नहीं था। तो नॉर्मेलिटी इसीलिए यहाँ पढ़ी जाती है जिससे हम एन फैक्टर की यहाँ स्टडी करें, और एन फैक्टर की स्टडी करेंगे तभी तो हम नॉर्मेलिटी निकाल पाएंगे, वरना नॉर्मेलिटी निकाल ही नहीं पाएंगे। तो अगली हेडिंग हमारी यही है कि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें एन फैक्टर का पता होना चाहिए। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ एन फैक्टर। ठीक है, और ये हमारा चलने वाला है अभी कुछ टाइम। पहले बताओ, इतनी बात जितनी चली उतनी समझ आई क्या? बताओ, जितनी बात चली उतनी बात कुछ पल्ले वल्ले पड़ी? ठीक है, तो हमारा इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमें कुछ 3 चीज़ें समझनी थी। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट मास समझना था, ठीक है, जिसको हमने इक्विवेलेंट मास भी बोला। हमने देखा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर था। फिर उसके लिए हमें एक और चीज़ समझनी थी जो कि थी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। हमने देखा सिमिलर टू मोल है पर उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। फिर हमने उसको देखा कि हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास के थ्रू ही निकाला, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास, उसके 2 फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लिया प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, फिर हमें एक और कंसंट्रेशन टर्म समझनी थी हमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझने के लिए, जो कि थी नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी हमने देखा मोलैरिटी की तरह ही है, बस मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह क्या आ गया? इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आ गया। और एक इसमें नई चीज आ गई कि ये वाला फॉर्मूला आ गया कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कि जैसे एन फैक्टर जो है हमें मोल्स को इक्विवेलेंट्स में और उनको आपस में कन्वर्जन में हेल्प करता है, ऐसी एन फैक्टर हमारा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को भी आपस में इंटरचेंज करने के काम में आता है। लेकिन ये एन फैक्टर किसका होता है? सोल्यूट का। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ सोल्यूट। अब इन सब में हमने देखा कि एन फैक्टर बार बार आ रहा है, तो एन फैक्टर क्या है ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो एक बात स्टार लटका के लिख लो। क्या लिखनी है? कि एन फैक्टर जो है हमारा, ठीक है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी है? ये घर जमीन जायदाद वाली प्रॉपर्टी नहीं है पहली बात तो। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? सब्सटेंस की है। ठीक है, विच हैव पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। ठीक है, मतलब एन फैक्टर जो है ये हमारी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं किसी सोल्यूशन के लिए डिफाइंड है या फिर किसी रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। हर इंडिविजुअल सब्सटेंस की उसकी अलग एन फैक्टर होता है। ठीक है, ठीक है, और वो कैसे वेरी कर सकता है उस बात को हम देखेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी सब्सटेंस की है, उस सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम ये ऐसे नहीं बोल सकते कोई रिएक्शन लिख दी इस रिएक्शन का इनफैक्टर क्या होगा, ऐसी चमत्कारी चीजें नहीं लिख सकते। या कोई सोल्यूशन बना दिया उसका इनफैक्टर क्या होगा, तो ऐसी चीज नहीं कर सकते। हम उसका प्रेजेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट का इनफैक्टर बता सकते हैं। हम उस रिएक्शन में प्रेजेंट इंडिविजुअल सब्सटेंसेस का इनफैक्टर बता सकते हैं। रिएक्टेंट्स जो है अलग अलग रिएक्टेंट्स का इनफैक्टर, अलग अलग प्रोडक्ट्स का इनफैक्टर बता सकते हैं, लेकिन एक रिएक्शन एक सोल्यूशन का इनफैक्टर नहीं बता सकते। ठीक है, और इनकी जो भी इनफैक्टर होगा लेकिन उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। यानी कि इसको अगर हम अलग तरीके से लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि एन फैक्टर होगा हमारा हमेशा, किसी भी सब्सटेंस का जो एन फैक्टर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यही बात है, यही बात मैंने बोली अभी। अच्छा, पर ऐसा क्यों? यानी कि कभी भी 0 नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। पर ऐसा क्यों? क्यों? सिंपल सी बात है, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज समझनी नहीं है। ठीक है, मान लो एन फैक्टर 0 हो जाए। ठीक है, मान लो एन फैक्टर 0 हो जाए। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों कंसंट्रेशन टर्म है। हमने एक सल्यूट लिया और एक सॉल्वेंट डाला उसमें, मतलब सॉरी, एक सॉल्वेंट लिया पानी सपोज, और उसमें कोई सल्यूट डाल दिया। सब मान लो हमने सॉल्वेंट लिया पानी और सल्यूट डाल दिया हमने नमक, नॉर्मल हमारा NaCl, एक सोल्यूशन बना दिया, एक सॉल्ट सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, एक हमने जब सोल्यूशन बना दिया तो बताओ इसकी क्या कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, मोलैरिटी होगी, नॉर्मेलिटी की वैल्यू डिफाइन होगी। ठीक है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की वैल्यू डिफाइन होगी। ठीक है, क्या वो 0 होगी? क्या हमने कोई भी सोल्यूशन बनाया तो उसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी
वैल्यू या कोई भी कंसंट्रेशन, अन्य कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू क्या कभी भी जीरो हो सकती है किसी सोल्यूशन के लिए? बोलो। नहीं हो सकती, और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर एन फैक्टर जीरो हो गया तो फिर तो, अगर एन फैक्टर जीरो हो गया तो फिर तो नॉर्मेलिटी जीरो आ गई। ठीक है, लेकिन किसी भी सोल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी जीरो नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर एन फैक्टर नेगेटिव हो गया तो नॉर्मेलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, कंसंट्रेशन टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये बात सिंपल है कि एन फैक्टर हमेशा कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आप चाहो तो उस फॉर्मूले से भी देख सकते थे, जो हमारा इक्विवेलेंस होता है वो क्या होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो उसमें भी देख सकते थे कि इक्विवेलेंस नेगेटिव नहीं हो सकते, उससे भी समझ आ जाता। इससे भी समझ आ गया, बेसिकली समझ आना चाहिए कि प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। ठीक है, अब जैसे मोल कंसेप्ट में हम पढ़ते थे कि एक मोल में एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल होते हैं, लेकिन एवोगैड्रो एटम होंगे कब और एवोगैड्रो मॉलिक्यूल कब होंगे, ये डिपेंड करता था कि सब्सटेंस क्या है। अगर आयरन लिया है तो एक मोल में उसके कितने एवोगैड्रो एटम्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने ऑक्सीजन लिया है तो उसमें एक मोल में एवोगैड्रो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करा, सब्सटेंस पे डिपेंड करा। ठीक है, तो ऐसे ही एन फैक्टर भी किस पे डिपेंड कर रहा है, अपने सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसी से देखते हैं, सबसे पहले एन फैक्टर का डिटर्मिनेशन करते हैं जब हमें किसी भी रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल सब्सटेंसेस गिवन है। ठीक है, केस वन, व्हेन रिएक्शन इज नॉट गिवन, या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो, व्हेन व्हेन नो इंफॉर्मेशन, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हम कहीं से भी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि रिएक्शन क्या रही होगी, व्हेन नो इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज गिवन। ठीक है, व्हेन रिएक्शन इज गिवन से लग रहा था कि रिएक्शन सीधा सीधा जब नहीं दिया तब करना है। ठीक है, तो कब, जब हमें कोई भी पता ही नहीं लग रहा कि रिएक्शन क्या रही होगी, ना वर्ड से पता लग रहा, ना किसी चीज से पता लग रहा कि रिएक्शन क्या रही होगी, हमें सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस पता है, तब हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एन फैक्टर हमारा सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, और ये सब्सटेंस फिर तीन टाइप का हो सकता है। तीन टाइप का क्या, या तो एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयंस हो सकता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स में भी फिर हम फर्दर कैटेगरी कर लेंगे कि मॉलिक्यूल्स में भी तीन तरीके के हो सकते हैं, जैसे एसिड और बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि सब्सटेंस हमारा एटम्स अगर है, तो हम देखते हैं फॉर एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एन फैक्टर क्या हो रहा है, सबसे पहले एन फैक्टर निकालते हैं फॉर एटम्स। ठीक है, तो एटम के लिए कैसे निकालेंगे, एटम के लिए जो एन फैक्टर होगा, एटम के लिए जो हमारा, इसको जो हमारा एन फैक्टर होगा, क्या होगा, वो होगा सिंपली उसकी वैलेंसी। ठीक है, हमें पता है, हमें वैलेंसी पता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी निकालना हमें आता है, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो वैलेंसी निकालना आता है। ठीक है, तो हम वैलेंसी के बराबर ही क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। अगर मल्टीपल वैलेंसी शो कर रहा है, अगर हमें पता है कि कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं, तो हमें उसकी मोस्ट कॉमन वैलेंसी लेनी है। ठीक है, मोस्ट कॉमन वैलेंसी लेनी है, जनरल वैलेंसी लेनी है जो जनरली होती है, और इतना हमें इनऑर्गेनिक की नॉलेज से आइडिया हो जाता है कि जनरल वैलेंसी क्या है, और इनऑर्गेनिक क्या, बेसिक हमें केमिस्ट्री की नॉलेज से आइडिया हो जाता है कि जनरल वैलेंसी क्या होती है। तो उसमें उतना सोचने समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे सोडियम, इसका इन फैक्टर क्या होगा, वन होगा। क्यों, क्योंकि वैलेंसी क्या है, वन ही है, इसकी इसकी वैलेंसी वन होती है। मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी कितनी है, दो है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, दो होगा। वैलेंसी कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, वैलेंसी अपने आप में ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे कोई नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ वैलेंसी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि मॉड ऑफ वैलेंसी कर रहे हैं हम, क्योंकि वैलेंसी है ही पॉजिटिव, वैलेंसी पॉजिटिव ही होती है, कभी भी नेगेटिव वैलेंसी तो होती नहीं। अगर वैलेंसी खुद ही नेगेटिव बता रहे हो तो आपका वैलेंसी का कंसेप्ट ही हिला हुआ है। ठीक है, तो वैलेंसी होती ही पॉजिटिव है, तो इन फैक्टर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो और ऐसे हमने ले लिया, सपोज एल्यूमिनियम एटम की बात करेंगे अभी किसी, तो एल्यूमिनियम लिया तो इसका क्या, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, जनरली तीन ही होती है। ठीक है, तीन आ जाएगा। ठीक है, कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, पता है टेट्रावैलेंट होता है कार्बन तो।
ठीक है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक में पढ़ते भी हैं, तो कार्बन कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, बताओ क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से चलो कुछ और निकाल देते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा नहीं लिखते हैं और समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन की बताओ कितनी होगी, ऑक्सीजन का क्या होगा हमारा एन फैक्टर कितना होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन हमारी वैलेंसी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन जनरल वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो नाइट्रोजन की कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन अब अमोनिया बना रहा है तो अमोनिया में वैलेंसी 3 है, लेकिन हमारा NH4 पॉजिटिव भी बना रहा है तो उसमें वैलेंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, तो लेकिन जनरल वैलेंसी कितनी है, 3 बनाता है वो, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड तो लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो जनरल वैलेंसी लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम की बोल दूंगा तो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इन सब के अगर मैं बोल दूं कि ये तो हो गया इनका एन फैक्टर। ठीक है, अगर इनके इक्विवेलेंट वेट भी निकालने हो या इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मास और वेट एक ही बात होती है, इक्विवेलेंट मास बोल दूं या फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास बोल दूं। ठीक है, तो तुमने क्या निकाल दिया, इनका एन फैक्टर निकाल दिया। ठीक है, ये तो इनका क्या निकल गया, ये हो गया हमारे एलिमेंट, या चलो एटम की बात कर लो क्योंकि भाई एटम की बात कर रहे थे, एटम। ठीक है, ये हो गया इनका एन फैक्टर। ठीक है, अब मैं बोल दूं इनका इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास क्या निकाल सकते हो। ठीक है, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो परेशान मत होना, मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, ये तो हमें सिंपल पता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो इसका कितना हो जाएगा, सोडियम का 23/1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का 24/2 हो जाएगा। सिंपली मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करना है, 23 आ गया, 12 आ गया, सॉल्व तो कर ही लोगे। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 27/3 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। ठीक है, कार्बन का कितना आ जाएगा, 12/4 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का ओ एटम का लोगे आप। ठीक है, O2 का मत ले लेना, O2 का 32 होता है, वो रटा पड़ा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का लेना है क्योंकि एटम की बात हो रही है, तो 16/2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोन का कितना, 14, नाइट्रोन एटम की बात हो रही है इस समय। ठीक है, 14/3 हो जाएगा। बोलो, ठीक है, तो एटम्स के लिए एन फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, हमारे वैलेंसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एटम दिया हो या एलिमेंट दिया हो, कोई भी, तो एलिमेंट हमारा एटॉमिक फॉर्म में ही जनरली होता है। ठीक है, तो इसलिए कई जगह बुक में लिखा होता है कि फॉर एटम और एलिमेंट, लेकिन कहना गलत है एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी। ठीक है, और हमने बात पढ़ी है। ठीक है, तो अभी हम एटम कह रहे हैं कि एटम के लिए हम सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, वैलेंसी के बराबर। ठीक है, ये हो गया एटम के लिए निकालने का तरीका। अब हम किसके लिए निकालते हैं, सेकंड होता है हमारा एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है। पहले हम निकाल लेते हैं आयंस के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले निकालते हैं आयंस के लिए। आयंस के लिए अब आयन हो सकता है हमारा कैटायन एनायन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर तो हमारा पहली बात पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो एन फैक्टर तो पॉजिटिव ही होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा चार्ज ऑन आयन से, जो भी चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, चार्ज ऑन आयन जो होगा वो हमारा एन फैक्टर होगा। बस अगर एनायन होगा तो आप उसका मॉड ले लेना। ठीक है, क्योंकि अगर एनायन है, मान लो Cl माइनस है, तो उसका चार्ज कितना है, -1 है, लेकिन एन फैक्टर -1 नहीं हो सकता, 1 होगा पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल वही बात करते हैं, आयंस की बात करते हैं और उनका क्या एन फैक्टर निकालते हैं, फिर इनका इक्विवेलेंट मास भी निकाल देते हैं हाथों हाथ। कोई दिक्कत थोड़ी है अपने को। ठीक है, जैसे यहाँ करा वैसे यहाँ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम आयन ले सपोज H+, ठीक है, 2 4 आयन लिख देता हूँ, बेरियम 2+, ठीक है, एल्युमिनियम 3+, ठीक है, Cl-, ठीक है, OH-। ठीक है, बहुत आसान है। सल्फेट आयन ले लेते हैं, SO4 2- ले लेते हैं। ठीक है, फॉस्फेट आयन ले लेते हैं।
ठीक है। तो H प्लस एन फैक्टर कितना हो गया, चार्ज कितना है इसके ऊपर, चार्ज ऑन आयन कितना है, 1 है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 है तो कोई प्लस ही 1 ही भी लिख दो चाहो तो, या -1 का बस ध्यान रखना, माइनस जब भी आए तब उसको पॉजिटिव लिखना है क्योंकि एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बेरियम 2 प्लस पे कितना चार्ज है, 2, तो 2 हो गया। एल्यूमिनियम 3 प्लस पे कितना चार्ज है, 3, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 3। ठीक है, अब Cl माइनस पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, लेकिन एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा तो 1, मैग्नीट्यूड कंसिडर करो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मॉड लगा है। वैलेंसी में मॉड इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, OH-1 पे चार्ज -1 लेकिन एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सल्फेट आयन पे चार्ज -2 लेकिन एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। फॉस्फेट आयन पे चार्ज -3 लेकिन एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी, और ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, ऑक्साइड आयन पे, ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन तो इसका इनफैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चार्ज -2 उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और आयन ले लो। ठीक है, सपोज नाइट्रेट आयन ले लो। ठीक है, फेमस आयन की बात कर लेता हूँ। नाइट्रेट आयन, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 का चार्ज है तो इसका इनफैक्टर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सॉरी, -1 होगा क्या, 1 होगा। ठीक है, मैंने जल्दबाजी में बोल दिया, इनफैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 नहीं होगा क्योंकि इनफैक्टर नेगेटिव नहीं हो सकता, गलती से बोल दिया। ठीक है, और फेमस आयन कौन कौन से हमारे, ठीक है, कार्बोनेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन है, कार्बोनेट लिया तो नहीं, ठीक है, नहीं लिया। ठीक है, कार्बोनेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन है, तो दोनों का ही चार्ज कितना है, -2, तो इनफैक्टर दोनों का ही कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में 2, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करना, और मोलर मास अपने को निकालना आता ही है। जैसे कि अगर मैं H प्लस की बात करूं तो हाइड्रोजन का हमारा मोलर मास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास 1/1 हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम की बात करूँ तो एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27 ग्राम पर मोल होता है, तो 27/3 9 हो जाएगा। Cl का 35.5 होता है तो 35.5/1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सबका निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट मास क्या मैं हटा दूं, बताओ, इक्विवेलेंट मास क्या नहीं निकाले, क्या निकाल सकते हो, बताओ, या निकालना बताऊं, बोलो, क्या इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो जाएगा ना। ठीक, ठीक है, तो हमने आयंस के लिए देख लिया, आयंस के लिए देख लिया हमने एन फैक्टर निकालना, और इतना समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट मास भी हम वहां से निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स में भी मैंने बताया था कि 3 तरीके से फिर कैटेगराइज करते हैं कि मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, और सॉल्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर एसिड्स। ठीक है, फॉर एसिड्स, एसिड्स के लिए जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, एन फैक्टर होता है मैक्सिमम बेसिसिटी, मैक्सिमम बेसिसिटी। ठीक है, मैक्सिमम बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या होती है, ठीक है, तो अब ये तो पहली बात तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज से आइडिया होता है। ठीक है, और पहली बात कि बेसिसिटी किसके लिए डिफाइंड होती है, एसिड्स के लिए, और बेसिस और एसिडिटी किसके लिए डिफाइंड होती है, बेसिस के लिए, उल्टा होता है। ठीक है, एसिड्स के लिए बेसिसिटी डिफाइंड होती है और बेसिस के लिए एसिडिटी डिफाइंड होती है। ठीक है, और बेसिसिटी होती क्या है, ठीक है, पहली बात तो एक एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो कर सकता है, चाहे तो इस बात को नोट भी कर लेना अलग से। ठीक है, एसिड, कोई भी एसिड अपना एसिड मतलब एक इनमें से दो में से एक तरीके से अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। कोई भी अगर एसिड है, अगर किसी कंपाउंड को, कोई भी मैं कंपाउंड लिख दूं, उसको अगर आपको पता करना है कि एसिड है नहीं है, तो इन दो में से एक चीज करेगा क्या, या तो H प्लस देगा जो कि हमें पता रहता है, और या फिर OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर कोई कंपाउंड एसिड है तो या तो H प्लस देगा, या तो H प्लस देगा, और या फिर OH माइनस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिसिटी भी दो तरीके से डिफाइन है। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल H प्लस, लेकिन पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस जितने होंगे पर मॉलिक्यूल, अगर वो H प्लस को दे रहा है। ठीक है, अगर कोई एसिड ऐसा है जो कि H प्लस को देने की वजह से एसिड है, लेकिन अगर कोई ऐसा एसिड है जो OH माइनस को एक्सेप्ट करने की वजह से एसिड है, तो उसके लिए आप डिफाइन कैसे करोगे बेसिसिटी, उसके लिए डिफाइन करोगे नंबर ऑफ गेन्ड। ठीक है, उसने गेन करे ना OH माइनस,
ठीक है, और इसने क्या रिप्लेस करा है, H प्लस को भगाया है, ठीक है, ठीक है, वो नंबर ऑफ गेन OH माइनस, ये भी पर मॉलिक्यूल। इस तरीके से हमारा दो तरीके से हमारी क्या बेसिसिटी डिफाइन है। बताओ समझ आई? एसिड या तो H प्लस को दे के एसिड बनेगा या फिर OH माइनस को एक्सेप्ट करके, और उसी तरीके से बेसिसिटी हमारी दो तरीके से डिफाइन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे HCl हो गए, ठीक है, और क्या हो गए हमारे HNO3 हो गया, और HNO2 हो गया, ठीक है, और हमारा कौन सा एसिड हो गया, हमारा हो गया CH3 COOH हो गया, ठीक है, HCOH हो गया, ठीक है, और हमारा हो गया H3BO3 हो गया, ठीक है, और हमारा हो गया H3PO2 हो गया। इस तरीके के जो एसिड हैं इन सभी का एन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, एन फैक्टर क्या है इन सब का, 1 है। कैसे 1 है, आप HCl को तोड़ोगे तो HCl कितने H प्लस देगा, ठीक है, मैक्सिमम बेसिसिटी, मैक्सिमम कितने H प्लस दे सकता है HCl, एक H प्लस है तो एक ही देगा ना, तो एक H प्लस देगा पर मॉलिक्यूल बात है, तो एक मॉलिक्यूल जो HCl है वो कितने H प्लस दे सकता है, एक H प्लस दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, तो एन फैक्टर भी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एक HNO3 है तो कितने H प्लस दे सकता है, एक H प्लस दे सकता है, तो उसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। एक HNO2 है तो वो मैक्सिमम कितने H प्लस दे सकता है, एक H प्लस दे सकता है, तो उसका एन फैक्टर भी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे, इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटता है, CH3 COO माइनस और H प्लस में, ठीक है, तो एक एसिडिक एसिड, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड कितने H प्लस दे सकता है, एक दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो गया, 1 हो गया। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो कैसे टूटता है, HCO माइनस और H प्लस में, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड एक H प्लस देगा तो इसका फैक्टर भी 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें बोरिक एसिड और H3PO2 की, तो H3PO2 का तो स्पेशल केस है, क्या H3PO2 के बारे में बात अभी करता हूँ। ठीक है, H3PO2 बोरिक एसिड के बारे में बात अभी करता हूँ, पहले लिख लो। ठीक है, अभी समझाता हूँ H3PO2 और H3BO3। ठीक है, बताओ इसने, इसके अलावा बाकी सारे का फैक्टर समझ आया, बताओ, ये भी समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ दिख तीन एच रहे हैं कि तीन एच डिस्प्लेस हो सकते हैं, और यहाँ भी तीन दिख रहे हैं, तो इनका इनफैक्टर लग रहा है कि तीन है, लेकिन है कितना, 1 है। क्यों है उसके लिए रुको थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, बाकी कुछ इतने सिंपल सिंपल समझो। ठीक है, सिंपल सिंपल क्या, ठीक है, H2SO4, जैसे कि, और क्या हमारे हो गए H2CO3 हो गए, या फिर और क्या हो गए हमारे H2S हो गए। ठीक है, और क्या हो गए, ठीक है, H2C2O4 हो गए। ठीक है, और क्या हम कह सकते हैं, ठीक है, H2C2O4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक H3PO3 हो गया, ठीक है, और एक्सेट्रा। ठीक है, और भी कई हो सकते हैं, अभी एक्सेट्रा लगा लो, तो इन सभी का इनफैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। H2SO4 मैक्सिमम कितने H प्लस दे सकता है, 2 H प्लस दे सकता है, तो इनफैक्टर 2। H2CO3 मैक्सिमम कितने H प्लस दे सकता है, 2 H प्लस दे सकता है, तो इनफैक्टर 2। H2S कितने H प्लस दे सकता है, मैक्सिमम 2 दे सकता है, तो इनफैक्टर 2। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड को अगर आप सिंपल आसान तरीके से लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, COOH। ठीक है, और ऐसे COOH। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड तो ये हो गया ना, तो 2 COH हो गए, तो एक COH था तो याद करो, तो इसका एक H प्लस दे सकता था, अब 2 COH हैं तो कितने H प्लस दे सकते हैं, 2 H प्लस दे सकता है, तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे भी इससे भी समझ में आ रहा है कि 2 H प्लस ये दे सकता है। ठीक है, तो इनफैक्टर कितना है, 2 है। वैसे इससे भी समझ में आ रहा है, इससे भी समझ में आ रहा है, दोनों तरीके से समझ में आ रहा है। H3PO3 के लिए फिर से रुक जाओ, दिख रहा है 3, लेकिन इसमें कितने हैं, इसका ये 3 H प्लस नहीं दे सकता, 2 ही H प्लस दे सकता है। H3PO2 एक ही H प्लस दे सकता है, और इसका इनफैक्टर कितना है, इसका 1 है, इसका 2 है। इसके लिए अभी रुको। ठीक है, इतने, ये देखो। ठीक है, स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, और एग्जांपल क्या लें,
सपोज हो गया हमारा, ये लेते हैं H3PO4, ठीक है, H3ASO4, ठीक है, इस तरीके के कुछ हैं। तो इनका इनफैक्टर क्या होगा, इनका इनफैक्टर होगा 3, ठीक है। अब देखो H3PO4 में, इसमें H3PO2 और PO3 में भी 3 H दिख रहे थे, लेकिन H3PO4 में भी 3 H है, लेकिन इसका इनफैक्टर कितना, इसका इनफैक्टर 3 दिख रहा है और है भी 3 ही, तो 3 H प्लस दे सकता है। ऐसी H3ASO4 भी 3 H प्लस मैक्सिमम लग रहा है दे सकता है, और 3 ही देता है, और इसका इनफैक्टर भी कितना है, 3 है, ठीक है। तो अब कुछ बात कर लेते हैं जो हमारे कुछ, पहली बात तो किसकी, H3PO2, H3PO3 और H3PO4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ पे नोट करो और ये बात लिखो, ठीक है। तो H3PO2, H3PO3, H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना में आना चाहिए पहली बात तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। किसी भी फॉस्फोरस का कोई ऑक्सी एसिड बनाना हो तो P डबल बॉन्ड O और OH ये तो फिक्स रहता है, ठीक है। और बाकी बच्चे भी वैलेंसी को आपको सेट करना पड़ता है, और ये बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इनऑर्गेनिक की बातें हैं, पढ़ रहे हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री, तो सब्जेक्ट को बीच में नहीं घुसाएंगे, आपको फिर दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब H3PO2 बनाना है, H3PO2 बनाना है तो क्या हो जाएगा, एक OH और 2H, ठीक है। H3PO3 बनाना है तो क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा, एक H हो जाएगा, और H3PO4 बनाना है तो 3 OH हो जाएंगे, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो एसिडिक H है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जो हमारा प्योर हाइड्रोजन है, यानी कि ये प्योर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, प्योर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये हमारा एसिडिक H नहीं है। ये जो O से कनेक्टेड है, ये जो O से कनेक्टेड है, ये जो O से कनेक्टेड है, ये जो O से, इसमें तीनों O से कनेक्टेड है, तो ये हमारे एसिडिक H, या फिर एसिडिक हाइड्रोजन बोलो चाहे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बोलो, तो रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन है चाहे एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं, इसमें है 3, इसमें है 2, इसमें है 1, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हम बात करें किसकी, एसिडिक हाइड्रोजन की, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, इसमें है 1, इसमें है 2, इसमें है 3, ठीक है। तो यही इसके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, क्योंकि यही H प्लस को दे के यही H प्लस जा सकता है, और H प्लस मतलब आप जब जब ये आपका क्या होगा, ये कभी भी H प्लस के फॉर्म में नहीं टूटा जाएगा, ठीक है। और क्यों नहीं टूटा जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से H प्लस आपका नॉकआउट हो सकता है यहाँ पे, और H प्लस अगर दिया जाएगा तभी वो एसिड कहलाएगा। तो रिप्लेसेबल H या एसिडिक H जो है, जो OH से जुड़ा हुआ है, तो वही एसिडिक H है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रिप्लेसेबल H बोलेंगे। तो इसी के से हमारा क्या एन फैक्टर डिफाइन होगा, ठीक है। तो एक OH है तो OH के हिसाब से एक H प्लस जा सकता है, मतलब मैक्सिमम ये एक ही H दे सकता है, लग 3 रहा था लेकिन देगा एक ही, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ये 2 OH है तो 2 H प्लस दे सकता है मैक्सिमम, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे 3 OH है, लग भी रहा था 3 H प्लस देगा, और देगा भी असल में 3 H प्लस ही, क्योंकि तीनों ही ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, 3 OH है, तो इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3। H3PO2, H3PO3, H3PO4 वाली बात क्या समझ में आई, H3PO2 का इनफैक्टर है 1, H3PO3 का है 2, H3PO4 का है 3, बताओ, ठीक। अब बात आती है एक बोरिक एसिड वाली, ठीक है, ठीक है। तो बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड अलग है, बोरिक एसिड कैसे अलग है, आप इसको नोट करके ये डालो, पहला पॉइंट है, अब ये है दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो H3BO3, पहली बात तो ये लिखा है थोड़े गलत तरीके से, इसका जो सही तरीका है ना लिखने का वो क्या है, BOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये तो एसिड है ही नहीं, ये तो बेस लग रहा है, ठीक है, ये तो बेस लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये बेस नहीं है, ये एसिड ही, ठीक है। क्यों एसिड है, इसको थोड़ा समझो, इसको थोड़ा समझो, इसका देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। बी से 3 OH लगे हुए हैं, बोरॉन हमारा टेट्रावेलेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बी से 3 OH लगे हैं,
ठीक है। बी हमारा क्या है, बी ओ एच हमारा क्या है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारा वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, किसी तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, मतलब लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो क्या होगा, जब लुईस एसिड की तरह काम करेगा, यानी कि हमारा इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसे चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो इट विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। ठीक है, तो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, तो लुईस एसिड, ठीक है, चाहो तो ये बात लिख लो, लुईस एसिड का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो जब मैं इसे पानी में डाल दूंगा, ठीक है, जब मैं इसे पानी में डाल दूंगा तो जो हमारा पानी होगा, पानी के ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझो, बाकी मैं अंत में ही जो याद करना होगा बता दूंगा, लेकिन ये चीज़ समझने आनी चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक की बातें हैं ये, मैं यहाँ तो बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जब होगा तो आपका लुईस एसिड था, लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट करना चाहता था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन कराना चाहता था। ठीक है, तो क्या करा, वाटर जब पानी में डाला तो पानी से रिएक्ट करा, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा भाई इसके पास, क्योंकि ये तो 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अपने बोरॉन के पास 3 OH तो थे, 3 OH तो थे, और एक ये वाटर वाला भी आ गया, वाटर भी जुड़ गया इससे, मतलब वाटर ने अटैक करा तो वाटर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, तो इसके ऊपर आ गया प्लस। ठीक है, और इसके ऊपर आ गया माइनस। ठीक है, क्योंकि इसने एक्सेप्ट करा तो इसके ऊपर आ गया माइनस, इसने दिया तो इसके ऊपर प्लस आ गया, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेगा, अब हमारा क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड इधर खुलेगा, क्योंकि इधर क्यों खुलेगा ये वाला बॉन्ड, क्योंकि इसलिए खुलेगा क्योंकि ऑक्सीजन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, खींचेगा, और ठीक है, तो बेसिकली इस तरफ खुलेगा, खुला तो क्या बना, खुला तो ये बन गया बेसिकली हमारा बी, और इसके ऊपर 4 OH लगे हुए हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली इसके ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, और एक H+ हमारा रिलीज हो गया। ठीक है, ये वाला पूरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था तो इसको न्यूट्रलाइज करना चाह रहा था, और यहाँ से फिर एक H+ निकल जाएगा। यही आपका देखो क्या इसने बेसिकली क्या करा, ये कैसा हमारा एसिड है, ये वो वाला एसिड है जो OH- को एक्सेप्ट करके एसिड है। तो इसने क्या करा, OH- को एक H3BO3 या BOH का होल थ्राइस ने एक OH- एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया, BOH का होल 4 माइनस, और एक H+ तब रिलीज हुआ। ठीक है, तो OH- एक एक्सेप्ट होता है तो H+ रिलीज होता है, जो कि एक एसिड हमारा क्या एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली 2 तरीके थे हमारे एसिड होने के, एक H+ को रिलीज करना और एक OH- को एक्सेप्ट करना। तो ये किस तरीके का काम कर रहा है, OH- को एक्सेप्ट करने वाला काम करना है। अल्टीमेटली तो H+ रिलीज होता ही है, लेकिन जो हमारी टेक्निक थी, जो समझने वाली बात थी कि H+ को रिलीज करा एसिड, और OH- को एक्सेप्ट करा। तो बोरिक एसिड ने क्या करा, OH- को एक्सेप्ट करके एसिड वाला है, और इसने कितने OH- को एक्सेप्ट करा बताओ, इसने पर मॉलिक्यूल कितने OH- को एक्सेप्ट करा बताओ, पर मॉलिक्यूल बोरिक एसिड ने कितने OH- को एक्सेप्ट करा, एक OH- को एक्सेप्ट करा, तो इसका इनफैक्टर भी कितना हो गया, तो पर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे ही लिख लो। ठीक है, तो पर मॉलिक्यूल BOH का होल थ्राइस ने एक OH- गेन करा। ठीक है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर ऑफ H3BO3 या फिर BOH का होल थ्राइस कितना हो गया, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, कितना हो गया 1, बोलो
ठीक है। और कैसे एक OH माइनस एक्सेप्ट करा वो बात मैंने थोड़ी एक्सप्लेन करी कि लुईस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो आपका इस तरीके से खुलेगा, फिर ये बॉन्ड इधर खुलेगा और H प्लस रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमारे ये थे, अब इसमें समझ आ गई। इसमें मैंने बोरिक एसिड वाले को बाद में बोला था, H3PO2 वाली बात भी समझ में आ गई, H3PO3 वाली बात भी समझ में आ गई, और H3PO4 वाली तो हमारी टेक्निक से भी आ रही थी और समझ भी आ गई। बोलो अब क्या एसिड्स की निकाल लोगे एन फैक्टर, एसिड्स का एन फैक्टर निकाल लोगे, मैक्सिमम बेसिसिटी। ऐसे मत सोचना कि बेसिसिटी मतलब जितना OH माइनस होता है वही बेसिसिटी होती है। ठीक है। बेसिसिटी तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब OH से देखेंगे तो जितने OH होंगे एसिड में उतने ही बेसिसिटी होगी। ऐसे उल्टे पुल्टे कॉन्सेप्ट मत बनाना। ठीक है। बोलो बेसिसिटी OH से हो, बेसिक स्ट्रेंथ OH से होता है तो जितने OH वही बेसिसिटी होगी एसिड की, ये मत कर देना। इस हिसाब से तो H3BO3 की 3 होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, एक। और ऐसे बहुत सारे आंसर गलत आ जाएंगे। ठीक है। तो उल्टे सीधी चीजें मत सोचो। बोलो कर लोगे? कर लोगे? ठीक है। तो अब करते हैं, एसिड का कर लिया तो अब अगला नो डाउट समझ में आ रहा होगा कि किसका करना है। ठीक है। चौथा है, क्योंकि किसका करेंगे अब हम, किसके लिए एन फैक्टर निकालेंगे, बेस के लिए निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, बेस के लिए क्यों निकालेंगे, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका एन फैक्टर निकालेंगे जो कि हो जाएगा मैक्सिमम। जैसे मैक्सिमम एसिडिटी के बराबर क्या था, एसिड का एन फैक्टर, ऐसे इसका सॉरी, एसिड का एन फैक्टर किसके बराबर था, मैक्सिमम बेसिसिटी के बराबर। तो बेसिस का एन फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम एसिडिटी के बराबर। ठीक है। और कोई भी बेस दो तरीके से हो सकता है, या तो OH माइनस दे के या फिर H प्लस को एक्सेप्ट करके। जैसे कोई भी एसिड कब हो सकता था, या तो H प्लस दे के या फिर OH माइनस एक्सेप्ट करके। तो वैसे ही बेस कोई भी बेस को अगर बेस बनना है, बेस कहलाना है, तो दो तरीके से कहला सकता है, तो OH माइनस दे दे जो कि हम सबको पता है, और दूसरी बात या फिर H प्लस एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। उसी से एसिडिटी डिफाइंड होती है, और ये उल्टा होता है, पहले ही बताया था मैंने कि बेस के लिए एसिडिटी डिफाइंड होती है और एसिड्स के लिए बेसिसिटी डिफाइंड होती है। ठीक है। अगर कोई एग्जामिनर एसिड्स के लिए एसिडिटी पूछ ले तो भूल चूक माफ कर देना और उसे बेसिसिटी समझ के आंसर दे देना। ठीक है। बुरा मान के क्वेश्चन मत छोड़े आना। ठीक है। तो एसिडिटी क्या डिफाइन होगी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस पर मॉलिक्यूल। ठीक है। OH माइनस अगर दे रहा है, या फिर अगर OH माइनस नहीं दे रहा है और H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ गेन्ड H प्लस पर मॉलिक्यूल। बेसिकली किसका, बेसिसिटी का उल्टा है, बेसिसिटी का उल्टा है। ठीक है। बताओ क्या एसिडिटी समझ आ गया, एसिडिटी समझ आ गया, और मैक्सिमम एसिडिटी हमारी क्या हो जाएगी, एन फैक्टर के बराबर हो जाएगा उस बेस के लिए। तो अगर हम कुछ एग्जांपल लें, एक ही NaOH लें, ठीक है, KOH लें, ठीक है, और कौन सा, अमोनिया लें। ठीक है। या चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं पहले, फिर ले लेते हैं अमोनिया। ठीक है। और क्या लें, और हम ले सकते हैं सपोज प्राइमरी अमीन ले लें। ठीक है। ऑर्गेनिक के भी कुछ ले सकते हैं, प्राइमरी अमीन ले लें। ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब की
जो भी हमारी एसिडिटी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो उसका एन फैक्टर भी कितना होगा, मैक्सिमम एसिडिटी इन सब की 1 होगी तो उसका एन फैक्टर भी इन सब का 1 होगा। ठीक है, जैसे NaOH देखे तो मैक्सिमम कितने OH माइनस दे सकता है पर मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल NaOH का है तो एक OH माइनस दे सकता है तो एन फैक्टर 1 हो गया। एक मॉलिक्यूल KOH का है तो एक OH माइनस दे सकता है तो एन फैक्टर 1 हो गया। एक मॉलिक्यूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है तो एक OH माइनस दे सकता है तो एन फैक्टर 1 हो गया। एक OH माइनस से ज्यादा इन तीनों में से कोई भी नहीं दे सकता। NH3 और RNH2 यानी कि प्राइमरी अमीन की बात करें तो ये अपनी बेसिसिटी कैसे दिखाते हैं, H प्लस को गेन करके दिखाते हैं। बेसिकली अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारा अमोनिया था, ठीक है, हमारा अमोनिया था, ये लोन पेयर है। ठीक है, अब ये बेसिसिटी कैसे दिखाएगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना डोनेट करेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। चाहो तो इसे ठीक से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन चलो फिर भी लिख दिया। ठीक है, तो अमोनिया अपनी बेसिक प्रॉपर्टी कैसे दिखाता है कि वो बेस है, वो H प्लस को एक्सेप्ट करके दिखाता है। ठीक है, H प्लस को कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और अल्टीमेटली हमारा क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली हमारा बन जाएगा नाइट्रोजन, जिससे 3 हाइड्रोजन तो प्यारे प्यारे से साधारण कोवलेंट बॉन्ड से लगे हुए हैं और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ क्या है, हाइड्रोजन है, यानी कि सिंपली NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। ठीक है, बेसिकली NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या था, हमारा अमोनिया था। ठीक है, तो अमोनिया हमारा अपने आप को बेस साबित करता है बाय गेनिंग H प्लस, नॉट बाय गिविंग OH माइनस। ठीक है, ऐसी प्राइमरी अमीन के पास भी एक लोन पेयर है तो इसी की तरह एक H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और एक H प्लस को ही मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता है, इससे ज्यादा को नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं हो सकता, तो इसका इन फैक्टर कितना होगा, इन दोनों का भी 1 होगा। क्या बात समझ आई, ये सारे एग्जाम्पल समझ आए, जल्दी बताओ, बताओ। ठीक है, अब अगर और एग्जांपल लें, जैसे कि हम ले बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक है, और क्या ले सकते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, एक और क्या ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, एक अलग सा ले सकते हैं क्या, हमारा इथिलीन डायमीन ले सकते हैं जिसको हम EN से डिनोट करते हैं। इथिलीन डायमीन जिसको हम EN से डिनोट करते हैं, कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, वो हमारा CH2 NH2 CH2 NH2 ये होता है। ठीक है, बेसिकली इथेन इथेन 1,2 डायमीन होता है और कुछ नहीं, इथेन 1,2 डायमीन को इथिलीन डायमीन बोलते हैं। ठीक है, और उसको EN से डिनोट करते हैं। इन सभी का इन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। इन सभी का एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इन सब की मैक्सिमम एसिडिटी भी कितनी होती है, 2। ठीक है, एक मॉलिक्यूल बेरियम हाइड्रोक्साइड का तो मैक्सिमम 2 OH माइनस दे सकता है, एक मॉलिक्यूल स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का तो मैक्सिमम 2 OH माइनस दे सकता है, एक मॉलिक्यूल जिंक हाइड्रोक्साइड का तो मैक्सिमम 2 OH माइनस दे सकता है, एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तो मैक्सिमम 2 OH माइनस दे सकता है। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन डायमीन है तो वो पर NH2 एक एक H प्लस को क्या कर लेगा, जोड़ लेगा अपने साथ, और H प्लस को जोड़ना क्या, बेस होना है। अगर H प्लस को कोई जोड़ रहा है तो बेस होना है, तो अगर 2 NH2 है तो 2 H प्लस जोड़ेगा तो मैक्सिमम ये पूरा कंपाउंड की बात करेंगे ना, ठीक है, तो पूरा कंपाउंड जो है वो 2 H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो मैक्सिमम 2 H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। बताओ 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 बताओ। एसिड्स के लिए क्या हो गया, मैक्सिमम बेसिसिटी के बराबर हो गया, और बेसिस के लिए एन फैक्टर मैक्सिमम एसिडिटी के बराबर हो गया। और एसिडिटी और बेसिसिटी का क्या मतलब है बता दिया। लेकिन अगर कोई एग्जामिन एसिड्स के लिए एसिडिटी पूछ ले या बेसिस के लिए बेसिसिटी पूछ ले तो वो समझ लेना कि वो पागल है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो बेस के लिए बेसिसिटी मतलब एसिडिटी ही पूछ रहा है, और एसिड्स के लिए एसिडिटी मतलब एसिड्स के लिए बेसिसिटी ही पूछ रहा है, लेकिन वैसे कहना गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेटर तो यही है कि आप ना कहो। ठीक है, लेकिन मजबूरी वर्ष की बात बता रहा हूँ मैं, जब मजबूरी है। ठीक है, तो अगला देखते हैं फॉर सॉल्ट्स। एसिड देख लिए, बेसिस देख लिए, अब देख लेते हैं सॉल्ट्स के लिए।
तो सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? सॉल्ट्स के लिए जो हमारा एन फैक्टर होगा वो क्या होगा? ठीक है, जो हमारा सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर निकालते हैं क्या होता है? या तो आप क्या कर लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो, कोई भी सॉल्ट किससे मिलता है? तो कैटायन और एनायन से मिलके तो बनता है। तो या तो कैटायन से देख रहे हो तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो कैटायन पे, या फिर आप टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो एनायन पे। बस जब नेगेटिव देखो तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। अगर एनायन का देख रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। मॉड लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है। अगर टोटल नेगेटिव चार्ज भी देख सकते हो एनायन पे, टोटल पॉजिटिव भी चार्ज देख सकते हो कैटायन पे, बस एन फैक्टर के लिए मैग्नीट्यूड ले लेना। और दोनों बराबर ही होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि सॉल्ट है, अगर सॉल्ट को न्यूट्रल होना है तो टोटल टोटल चार्ज की बात हो रही है ना, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज तो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर ही होगा ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे बात दिमाग में घुसती नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि NaCl, ठीक है, NaCl, ठीक है। NaCl का इन्फेक्टर देखना है, ठीक है। MgBr2 का देखते हैं, ठीक है। मैं कुछ सॉल्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है। बेरियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है। और कौन से हो गए? MgO हो गया, ठीक है। CaCO3 हो गया, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O हो गया, ठीक है। Ca, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इन सब के लिए एन फैक्टर। कैसे निकालेंगे? टोटल या तो कैटायन से निकलो एनायन से देख लो, ठीक है। तो आप पहले तो कैटायन एनायन में तोड़ो। Na और Cl, अगर आप NaCl में कैटायन और एनायन में तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? Na प्लस में Na प्लस और Cl माइनस में। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? एक NaCl में, ठीक है। ये आपको क्या निकालना है? ये भी पर मॉलिक्यूल ही निकालने हैं, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन पर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बात मत भूलना, ये भी पर मॉलिक्यूल ही है। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन पर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में देखना, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में एक Na प्लस है, एक Na प्लस है, और एक ईच Na प्लस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल इस मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव चार्ज है? वन। वन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपका इनफैक्टर कितना आ गया? वन आ गया, ठीक है। तो इसका इनफैक्टर कितना आ गया? वन आ गया। Cl माइनस से देख लो, एक इस मॉलिक्यूल में एक Cl माइनस और ईच Cl माइनस पे वन नेगेटिव का चार्ज है। तो इनफैक्टर कितना हो जाएगा? माइनस वन तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आंसर कितना होगा? वन होगा। मॉड लगा भैया, ठीक है। तो इन फैक्टर क्या होगा हमारा? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन पर मॉलिक्यूल या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन पर मॉलिक्यूल। बस ध्यान रखना कि पॉजिटिव ही होगा। MgBr2 में तो कैटायन और एनायन दोनों से कर सकते हो, उससे करो जिससे आसानी पड़े, ठीक है। अब आना दोनों से चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? Mg2 प्लस होगा और साथ में Br माइनस होगा। तो कैटायन से करोगे तो एक MgBr2 में एक Mg2 प्लस है, तो हमारा इनफैक्टर कितना आ गया? दो आ गया, ठीक है। अगर एनायन से करते तो इस मॉलिक्यूल में दो Br माइनस है, दो Br माइनस है, और ईच Br पे एक माइनस वन है, ठीक है। ईच Br पे एक माइनस वन है और टोटल दो Br है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? दो हो गया, ठीक है। दो हो गया और उसका हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो आंसर भी दो हो गया, ठीक है। बेरियम फॉस्फेट में, ठीक है, बेरियम टू प्लस में है, ठीक है। अगर आप इसे तोड़ोगे तो बेरियम आएगा टू प्लस में, फॉस्फेट आएगा थ्री माइनस में। तो बेरियम टू प्लस, और कितने? एक मॉलिक्यूल में तीन बेरियम है, तो कितना? छः पॉजिटिव हो गया। तो इनफैक्टर कितना हो गया? छः हो गया, ठीक है। अगर आप नेगेटिव चार्ज से देखते तो फॉस्फेट आयन, ईच फॉस्फेट आयन पे तीन नेगेटिव चार्ज और दो फॉस्फेट है एक मॉलिक्यूल में, तो थ्री टू जा सिक्स। तो छः का नेगेटिव चार्ज है, तो आपका मैग्नीट्यूड देखोगे तो इनफैक्टर कितना आ गया? छः आ गया। MgO में मैग्नीशियम टू पॉजिटिव और ओ ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम टू प्लस में और O2 और O2 माइनस में है, ठीक है। हमारा किसमें है? ठीक है, Mg2 प्लस में और O2 माइनस में, और एक एक ही है दोनों, तो दो ही हमारा क्या हो जाएगा?
एन फैक्टर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरह ही है, Ca2+ और कार्बोनेट आयन है, ठीक है। तो Ca2+, एक कैल्शियम है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में, और उसका चार्ज कितना है, +2 है, ठीक है। तो +2 है तो हमारा उसका मैग्नीट्यूड भी कितना, 2 ही होगा। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ बताओ समझ आई कि नहीं आई। एन फैक्टर सॉल्ट्स के केस में निकालना, ठीक है। अगर ये निकालना है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो इसको तोड़ो, ठीक है। इसको तोड़ो तो आप किस में तोड़ोगे, ठीक है, सोडियम प्लस और कार्बोनेट CO3 2- में। वाटर को तोड़ोगे, कितने तोड़ोगे, वाटर का आयनाइजेशन नेग्लिजिबल होता है, वाटर को नहीं तोड़ोगे। ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर को आप किस चैप्टर में तोड़ते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में तोड़ते हो, और उसमें भी एक स्पेशल केस में तोड़ते हो, वो बात है, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर को जब हम आयनिक देखेंगे। लेकिन वाटर को आप जनरली नहीं तोड़ोगे क्योंकि वाटर का आयनाइजेशन नेग्लिजिबल होता है, तो वाटर को मत तोड़ देना, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किसके है, सोडियम की वजह से, और एक सोडियम कार्बोनेट में 2 Na+ है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 हो गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज देखते तो एक कार्बोनेट है, नेगेटिव चार्ज 2 है, तो मैग्नीट्यूड उसका 2 ही होगा, ठीक है। इसमें देखोगे, ठीक है, अगर आप इसे देखोगे तो ये कुछ मिक्स सॉल्ट का है, ठीक है, मिक्स सॉल्ट है। मिक्स सॉल्ट है का क्या मतलब है, ठीक है, कि इसमें दो अलग अलग टाइप के आयन है, यानी कि कैल्शियम तो 2 पॉजिटिव में है, और साथ में एक OCl- है और एक Cl- है, दो आयन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, आपने इसको कैटायन और एनायन में तो तोड़ा, तो कैल्शियम का 2 पॉजिटिव और OCl पे माइनस और Cl पे -1 है, ठीक है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 2, और टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना हो गया, 2, दोनों का मैग्नीट्यूड 2, तो एन फैक्टर कितना, 2, ठीक है। ऐसे ही है KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है। तो आप इसका वाटर को तो नहीं तोड़ोगे, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। अब ये क्या है आपका, डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट है मतलब इसमें दो तरीके के सॉल्ट है, दो तरीके के सॉल्ट है, तो दोनों को अलग अलग तोड़ोगे, ठीक है। तो किस में टूटेगा ये, ठीक है, आपका टूटेगा पोटेशियम प्लस और Cl- में, ठीक है। और MgCl2 टूटेगा Mg2+ और Cl- में, ठीक है। तो आप एक इस मॉलिक्यूल, इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव चार्ज देखोगे AE, तो सॉल्ट में आपको अलग अलग मत देख लेना, इस पूरे मॉलिक्यूल में देखोगे कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो एक KCl.MgCl2.6H2O में एक K का पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अगर पॉजिटिव से कर रहे हो, ठीक है। और एक MgCl2 है, तो एक मैग्नीशियम आया, तो एक मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव और एक पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव, तो टोटल कितना, 3 पॉजिटिव। तो आपका इन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। नेगेटिव चार्ज से देखते तो एक इस पूरे मॉलिक्यूल में एक Cl- यहाँ से और 2 Cl- यहाँ से, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना, 3 आ जाता, 3 आ जाता, तो उसका मैग्नीट्यूड लेके इन फैक्टर भी 3 आ जाता, ठीक है। इसमें देख लो K2SO4.Al2SO4 3.24H2, ठीक है। ये कम से कम मेडिकल में कम से कम 20 बार आया होगा, ठीक है। नीट में, एम्स में, पहले AIPMT होता था, सब मिला के उसमें कम से कम 20 बार आया होगा, ठीक है। जेई में भी आया, लेकिन मेडिकल में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसका निकाल लो, कोई भी नहीं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का तो देखोगे नहीं, वाटर का आयनाइजेशन नेग्लिजिबल। आप इन दोनों का देखोगे, चाहो तो कैटायन से देख लो, चाहे तो एनायन से देख लो, ठीक है। अगर ऊपर वाला समझ नहीं आया तो लिख के कर लो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। K+ और किसमें, सल्फेट आयन में तोड़ोगे, इसे एल्युमिनियम 3+ और सल्फेट आयन में तोड़ोगे, ठीक है। इसे थोड़ा घिच पिच ना हो तो यहाँ लिख लो इसे, ठीक है। थोड़ा जगह बनाया था, रुक जाओ, ठीक है। आपको पर मॉलिक्यूल देखना है, पर मॉलिक्यूल ऑफ आपका पूरा, ये जो पूरा दिया है इसका एक मॉलिक्यूल में। तो अगर आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, आप दोनों से देख सकते हो। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज से देख सकते हो, तो इसमें 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम और ईच पोटेशियम पे +1 है, ठीक है। और 2 एल्युमिनियम है और ईच एल्युमिनियम पे +3 है, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, +8 हो गया, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज से देखोगे तो एक सल्फेट, एक K2, आप इसमें एक मॉलिक्यूल में एक K2SO4 है, तो एक K2SO4 है, तो एक सल्फेट यहाँ से है, ठीक है। और ईच सल्फेट पे -2 है चार्ज है, प्लस आपका
3 सल्फेट इसमें है, अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक ही Al2SO4 का ऑल्थराइज है, तो हमारे एक Al2SO4 का ऑल्थराइज में 3 सल्फेट है, और 3 सल्फेट है मतलब 3 इंटू -2 हो जाएगा, क्योंकि इस सल्फेट पे -2 का चार्ज है, तो आपका टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, -8 आ गया। तो आपको इसका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस इससे करोगे तो 8 ही आ जाएगा, और इसका करोगे तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, क्योंकि एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको इक्विवेलेंट मास पूछा जाए, कई बार इक्विवेलेंट मास पूछा जा सकता है, तो क्या करोगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करोगे, इस पूरे का मोलर मास निकाल दोगे, आपका एन फैक्टर आ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत? क्या निकाल दोगे अब एन फैक्टर? तो अगर रिएक्शन के बारे में कोई भी चीज़ नहीं पता लग रही, रिएक्शन की कोई भी महक नहीं आ रही, रिएक्शन की हमें कहीं से भी कोई भी आइडिया नहीं लग रहा, तो इन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ये अपने को क्लियर हो चुका है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हो, पोटैश एलम बोलते हो, पोटैश एलम बोलते हो। ठीक है, इस कंपाउंड को हम पोटैश एलम बोलते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पोटैश एलम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हमसे इसका फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार पोटैश एलम का ही सिंपली एन फैक्टर पूछ लेता है, ऐसी छोटी सी चीज भी पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे ही ये जो कंपाउंड है KCl.MgCl2.6H2, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्नेलाइट है। ठीक है, मेटलर्जी में आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी। ठीक है, तो कार्नेलाइट बेसिकली ये और होता है। ठीक है, और होता है, तो मेटलर्जी में आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, KCl.MgCl2.6H2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अच्छा बताओ, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक होता है CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, इसका इन फैक्टर देखोगे तो इसका भी 2 ही आएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं लिखूं CaOCl का होल ट्वाइस, ठीक है, तो इसमें भी आपका देखो इसी तरीके से है, इसमें 2 OCl माइनस आयन है। ठीक है, रुको, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, देख ही रहे हैं तो अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कैल्शियम 2+ में है, और यहाँ पे 2 OCl माइनस है आपके। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, CaOCl Cl था, तो एक OCl माइनस था और एक Cl माइनस था। ठीक है, यहाँ पे भी एन फैक्टर तो आएगा 2 ही, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर पे बातें पहले ही हो चुकी हैं। बताओ, क्या एन फैक्टर इसका 2 है और इसका भी 2 है, लेकिन ये दो अलग अलग है। CaOCl2 यानी कि ये वाला जो है, ये हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, जो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ करा जाता है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, फॉर्मूला नहीं कह रहा हूँ, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो ये होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, बताओ, क्या आप सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर निकाल लोगे, और सॉल्ट्स के लिए क्या, अब आप एटम्स गिवन हो, चाहे आयंस पता हो, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, सबके लिए अगर रिएक्शन का आइडिया नहीं है, रिएक्शन नहीं पता है, तो क्या एन फैक्टर निकाल लोगे, निकल जाएगा। तो अगर रिएक्शन पता होगी तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। ठीक है, जानने के लिए आगे अगले एपिसोड के देखने के लिए इंतज़ार करिए थोड़ा, अगली क्लास का। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।